हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और अंतिम कक्षा में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 6.2 के एग्जांपल्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और आज बारी है हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 को करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। बच्चों, क्वेश्चन है कि आकृति दी हुई है आपको, और प्रथम और द्वितीय ये दोनों जो आकृति आपके सामने दिया हुआ है, इन दोनों को गौर से देखिए कि डीई जो है, ये डीई ये बीसी के समांतर है। तो यहां पर आपको ईसी का वैल्यू निकालना है, और यहां पर आपको कौन सा वैल्यू नहीं है, तो यहां पर एडी नहीं है, तो आपको एडी ज्ञात कर लेना है। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गौर करना है, हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से एक बात सीखी है, और उम्मीद है आप लोगों ने वो सारा पढ़ लिया होगा। यदि दो इस तरह से दो भुजाएं इस तरह से समांतर हो, एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा इस तरह से खींची हुई हो, ऐसे समय में इसका जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं का, ये जो विभाजित होने वाला ये जो अनुपात है, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग हल करने वाले हैं, और हल में हम लोग कैसे करेंगे, तो हल हम लोग को दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि डीई है ना, दिया क्या है, तो डीई समांतर है बच्चों किसके, बीसी का। और यदि ऐसा होता है कि डीई समांतर हो बीसी का, तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर होता है किसके, बीडी का। तो लिखेंगे एडी बट्टे में बीडी, ये बराबर हो जाएगा एई, एई बट्टे क्या हो जाएगा, तो ईसी हो जाएगा। अब ध्यान देना है, एडी हमारा कितना दे रखा है, तो 1.5 सेंटीमीटर, और बीडी हमारा कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से यदि एई की बात करें, तो एई हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि ईसी क्या होने वाला है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे जीरो आएगा, 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो यदि हम ईसी निकालने की कोशिश करें, तो ईसी यहाँ आ जाएगा। ईसी को यहाँ ले आते हैं, जहां पर एक था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी तो कट गया है, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो यदि दो यहाँ पे गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आते हैं, तो आप कैसे देखेंगे, देखो इन दोनों का अनुपात गौर से देखो, तो ये 1.5 से 3 हो गया है, मतलब ठीक 2 गुना हो गया है। उसी तरह से इसको भी डायरेक्टली 2 गुना कर दो, तो 2 से गुना करेंगे, डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर आ जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके सामने एमसीक्यू आ रहा है और यदि आपको अच्छे से डिटेल में इस तरह से बनाने हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, जिसमें हमारे सामने ये इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे, इसमें भी देखो तो डीई समांतर है आपका बीसी, तो अन्य जो दो भुजाएं हैं, इसका ये जो विभाजन का अनुपात है बच्चों, ये बराबर हो जाएगा। मतलब एडी बट्टे में बीडी, यहाँ क्या लिखना होगा हमें, तो लिखेंगे फिर से वही बात, दिया है क्या, तो दिया है हमारे सामने कि डीई समांतर है बीसी के, डीई ये समांतर है बीसी का। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एडी बट्टे में बीडी, क्या लिखोगे, एडी बट्टे में बीडी, ये बराबर हो जाएगा एई, एई और बट्टे में ईसी, है ना। अब आपके सामने कौन सा वैल्यू नहीं है, तो एडी नहीं है। अब सोचो यहां पर क्या हो सकता है, अब गौर करेंगे आगे, तो एडी हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम एडी को खाली छोड़ देते हैं, है ना, यहाँ एडी है। अब यदि एडी बट्टे में और यहाँ पर बीडी हमारा क्या है, तो ये है 7.2, तो यहाँ लिख दो 7.2 सेंटीमीटर, और बराबर के इस तरफ हम लोग लिखेंगे एई, जो कि है आपका 1.8 सेंटीमीटर, और नीचे में है ईसी, जो कि है आपका 5.4 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रखें, सेम अंक पर, यदि सेम अंक की दूरी पर यदि पॉइंट दिया हुआ हो, तो हम पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो पॉइंट यदि कैंसिल करोगे, तो ये से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि ये कैंसिल आउट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, हम इसे काट सकते हैं 18 एकम 18 और 18 तिया 54, और इस तरह से नीचे से भी ये कट सकता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे बनाते हैं, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भागा से वहां पे गुना जाएगा, तो 7.2 सेंटीमीटर, है ना, 7.2 और ये सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट चुका है, और नीचे में बचा हुआ है आपके सामने केवल 3। अब सोचो नीचे में 3 है और ऊपर में 7.2 है, तो क्या आ सकता है, यदि हम इसको काटना चाहें तो 24 बार में कटता है, 2.4 आ जाएगा, 24 तिया 72 होता है, तो 2.4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाता है, एडी। बच्चों यदि ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है, तो आप कैसे सोचेंगे, यहाँ पर आपको ये सोचना है कि यदि ये 18 तिया 54 हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ पर ये 3 गुना हुआ है, तो सोचो किसको हम 3 गुना करें, किसको हम 3 गुना करें कि ये 7.2 मतलब 72 आएगा, तो हम यहाँ पर 24 सोच सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में, तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी ये बात समझ सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी आराम से बना लेना है, और यदि आपका सब्जेक्टिव आता है, तो आप इस तरह से सीक्वेंस में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, इस पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहता है
कि यदि आपके सामने पी क्यू आर नाम का एक आपके सामने त्रिभुज है, मान लेते हैं हम यहाँ लिख देते हैं पी, यहाँ क्यू, यहाँ पर आर। आगे कहता है पी क्यू और पी आर पे क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, मतलब पी क्यू पे हमारा ई और पी आर पे आपका एफ, है ना, इस तरह का एक बिंदु आपका स्थित है। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा, ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। अब देखो बच्चों, कंडीशन आपको पता है, यदि ये और ये समांतर होता मतलब इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना जो है ये इक्वल होता, मतलब इन दोनों का अनुपात उन दोनों के अनुपात का इक्वल होता। अब देखिए आपके सामने कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, पीई, इसका मतलब यहाँ पर ये जो पीई है ये आपका दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 और ये क्या है, तो ये है आपका 3.6 और ये आपका दे रखा है 2.4। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये समांतर है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दे रखा है हम लोग क्या करेंगे, सीधा अनुपात निकाल लेते हैं, पीई बट्टे ई क्यू करने की कोशिश करते हैं, पीई और बट्टे में ई क्यू। यदि हम इसको निकाल लेते हैं बच्चों तो पीई हमारा कितना है, वहां पर गौर से देखें आप, तो पीई बट्टे में ई क्यू, इतना बट्टे इतना हम लोग ये करेंगे, तो ये आपका दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और नीचे में क्या है, तो नीचे में ई क्यू आपका है 3 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे एक बार में, 0.3 बार में, मतलब ये हमारा आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, तो हमारा 1.3 और डिवाइड बाई 1, मतलब इस तरह का आपका रेशियो बन रहा है। लेकिन जब हम दूसरे बार में लिखेंगे और दूसरा बार में जो उस साइड वाला है उसे भी हम लोग कोशिश करते हैं करने का, तो पी एफ बट्टे में एफ आर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पी एफ और डिवाइड बाई एफ आर। पी एफ हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर हमारा है 2.4 सेंटीमीटर। ये इस तरह से कट सकता है, और यदि इसे हम काटने की कोशिश करें तो 12 तिया 36 होता है और 12 दूना 24 होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो अनुपात हमारा आ रहा है ये आ रहा है 3/2, और यदि तुम इसे भागा देने की कोशिश करते हो, यदि तुम इसे भागा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। अब गौर करोगे तो ये आ रहा है 1.3 और ये आ रहा है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो हम लोगों ने निकाला है ये आया है 1.3, लेकिन इसका जब रेशियो निकाला तो ये आया 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, क्योंकि यदि ये दोनों समांतर होता तो इसका विभाजन और इसका विभाजन का जो अनुपात है ये इक्वल होता। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि पीई अच्छे से लिखना है ना, पीई, ये पीई डिवाइड बाई ई क्यू जो है ये इक्वल नहीं हो पाया है किसके, तो पी एफ बाई एफ आर का। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यदि ये इक्वल हो ही नहीं सकता, मतलब हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः ये जो आपका है ई एफ है ना, ई एफ ये किसके समांतर नहीं है, तो क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का अनुपात आपको एक बार निकाल के देख लेने, फिर इन दोनों का अनुपात निकाल के देख लेने। यदि दोनों का अनुपात एक जैसा आ रहा है तो आप कहिएगा कि हाँ ये इसके समांतर है, और यदि नहीं आया तो हम लिखेंगे कि ये इसके समांतर नहीं है। इस तरह से आपको लैंग्वेज कर लेने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम इसको साफ कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग ये बना लिए होंगे, है ना, और नहीं तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वापस से निकालो। तो हम निकालने वाले हैं क्या, पीई डिवाइड बाई क्यूई, है ना, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, पीई डिवाइड बाई क्यूई। तो ये हमारा क्या है बताओ, ऊपर में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर। यदि हम यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करें, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, तो यहाँ पर जो रेशियो निकल रहा है वो 8/9 का निकल रहा है सेंटीमीटर काटने के बाद। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे और दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पी एफ लिखेंगे, पी एफ और डिवाइड बाई आपका आर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है 8 सेंटीमीटर और ये हमारा है 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कट जाएगा आपस में, तो ये बन जाएगा 8/9। अब गौर से देखोगे तो इन दोनों का अनुपात भी 8/9 है और इन दोनों का अनुपात भी 8/9 है। इसका मतलब यहाँ पर हमें समांतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि पीई बटे क्यूई ये आपस में बराबर है किसके, पी एफ और बाई आर एफ। यदि ये आपस में बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो लिख दो ई एफ समांतर क्या है नीचे, तो ये है आपका क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लाइन आपका कंप्लीट होता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए फिर से पी क्यू डिवाइड बाई पी आर करो, तो हम लिखेंगे पी क्यू डिवाइड बाई पी आर। कैसा हो सकता है? देखो, पी क्यू डिवाइड बाई पी आर ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए यहां पर गौर करना है कि हमको किस तरह से इसे अरेंज करें कि सब कुछ अच्छे से हो सकता है। तो हमें लिखना होगा पीई डिवाइड बाई ई क्यू, है ना। तो ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पीई डिवाइड बाई ई क्यू, है ना। क्या ये हमारे सामने दे रखा है? बताओ, क्या हमारे सामने पीई है? हाँ बिल्कुल है। क्या हमारे सामने ई क्यू है? तो सर ई क्यू तो नहीं है। ई क्यू नहीं है बच्चों, तो देखो यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकता है। यदि ये और ये समांतर होता है ना, तो पीई बटे ई क्यू हम ऐसे लिखते ही हैं, पीई डिवाइड बाई ई क्यू, और बराबर के इस तरफ हम लिखते हैं पी एफ बाई आर एफ ऐसे लिखते हैं। या तो यदि हम ऐसा ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीई और डिवाइड बाई पी क्यू ऐसे भी हो सकता है ना। मतलब इसका इतना और बट्टे में ये पूरा भी हो सकता है। उस तरह से इधर भी करो तो इधर हम लिख सकते हैं पी एफ और डिवाइड बाई पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, तो पी आर हो सकता है। या यदि तुम ये नहीं लिखना चाह रहे हो तो और क्या लिख सकते हैं, इतना बट्टे में तुमने पूरा लिखा है, इस बार क्या करो, ई क्यू बट्टे में पूरा भी लिख सकते हो। मतलब हम लिख सकते हैं ई क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, एंड इधर क्या हो सकता है, तो एफ आर या तो आर एफ डिवाइड बाई पूरा हो सकता है। मतलब क्या, तो पी आर हो सकता है। इन सभी में से किसी भी कंडीशन को हम यूज करके ये चीज बता सकते हैं कि हमारी ये जो है ई एफ वो क्यू आर के समांतर है। ठीक है, अब देखो कि कौन सा वैल्यू हमारे सामने दिया हुआ है। तो बच्चों पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, मतलब पूरा दिया हुआ है। अब क्या है, तो यहाँ पर है पीई, मतलब ये दिया हुआ है, मतलब इतना बट्टे में पूरा लेना है, फिर इतना बट्टे में पूरा लेना है। ये वाला रेशियो से हम लोग आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये सारे कंडीशन को याद रखना है कि हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं। याद रखना है यहाँ पर 3 कंडीशन है जहां पर हम दोनों को समांतर साबित कर सकते हैं। तो इन तीनों की मदद से हम किसी एक की मदद से हम इसे बना सकते हैं। तो गौर करेंगे, तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर हम किसका अनुपात लेंगे, तो इस बार लेंगे पीई, लिखो पीई डिवाइड बाई पूरा पी क्यू, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, और बराबर ये क्या है बताओ। तो पीई हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये है 0.18 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई पी क्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 1.28। ठीक है बच्चों, तो 1.28 और इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी इक्वल नंबर के पर पॉइंट है, तो हम इन दोनों को हटा देते हैं। अब हम इसे काटने की कोशिश करेंगे तो ये 9 बार में आ जाएगा, और ये आपका 2 से काटते हैं तो 2 छक 12 और 2 चौके 8। ठीक है, मतलब ये अब और आगे नहीं कट रहा, मतलब हम इसे लिखेंगे 9 बटे में 64। और हमारे सामने क्या हो सकता है एक और, तो उस साइड में यदि हम देखें तो होगा पी एफ बाई पी आर, तो हम लिख सकते हैं पी एफ बाई पी आर। अब बच्चों पी एफ कितना है बताओ, तो पी एफ हमारा है 0.36 और इतना सेंटीमीटर, और नीचे में पी आर, तो पी आर हमारा कितना है, ये है आपका 2.56 इतना सेंटीमीटर। काट दो तो इक्वल नंबर पे है तो ये हट ही जाएगा, 2 से काट देंगे 18 बार में, है ना, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 28 दूना 56, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 2 चौके 8। बच्चों ये भी जो हमारा अनुपात आया ये कितना आया, तो 9/24 आ रहा है। तो जब दोनों इक्वल आ रहा है तो यहां पर भी हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। लेकिन कब, यहां लिखेंगे चूंकि पीई डिवाइड बाई पी क्यू बराबर हो गया है पी एफ बाई आर एफ, यदि ये आपस में पी एफ बाई पी आर, यदि ये आपस में बराबर हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ई एफ है बच्चों, ये समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन थे और किस तरह से बनाने हैं। इन 3 कंडीशन में से किसी एक को यदि फॉलो करता है तो ये और ये आपस में समांतर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिला होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही बढ़ते रहना, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को बोर्ड पर ध्यान से देखना है और तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। यदि आप सारे क्वेश्चंस को, थेल्स थ्योरम के हर एक कॉन्सेप्ट को यदि आपने अपने दिमाग में संभाल लिया है तो आपको ये सारा क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए एक नया प्रश्न, एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती, आइए एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है बच्चों की LM जो है वो आपका CB के
समांतर है। मतलब यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपका एल एम मतलब ये लाइन वो ये आपका यहाँ पे सी बी के समांतर दे रखा है, ठीक है। और एल एन सी डी के समांतर है, मतलब यहाँ पर एल एन जो है वो सी डी के भी समांतर दिया हुआ है। वेरी गुड। अब कहता है बच्चों लिखो ए एम मतलब ए एम बाई एम बी बराबर ए एन बाई एन डी। ये आपको साबित करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए हल कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले लिख दो दिया है, और दिया क्या है बच्चों, तो दिया है एल एम समांतर है सी बी का। अच्छा एक काम करते हैं, यदि ये चीज दिया ही हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हल करना शुरू करते हैं हम। और हल कैसे करेंगे, गौर से देखिए। हम लोग सीधा एक ट्राइंगल लेते हैं। बच्चों देखो सबसे पहले ये जो बीच का लाइन है इसके ऊपर का ट्राइंगल के बारे में आपको सोचना है। यदि हम ऊपर के बारे में ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं तो बनता है ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में हमें एक बात पहले से पता है कि एल एम जो है वो आपका बी सी के समांतर है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे। मतलब एल एम जो है वो समांतर है किसके, सी बी के समांतर है। यदि ऐसा होता है कि किसी भी त्रिभुज में इसके समांतर में ये आ रहा है, इसका मतलब इसका विभाजन इस भुजा का विभाजन इस भुजा के विभाजन के समानुपात होगा, राइट। मतलब जिस अनुपात में ये बटेगा उसी अनुपात में ये भी बटेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि ये और ये समांतर हो गया है तो ए एम बाई एम बी, वापस से बोलना है सबको, क्या बोलना है कि ए एम बटे में ए बी। अच्छा बच्चों ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं। अभी हमने आपको कंडीशन नंबर 3 को क्या समझाया है, कंडीशन नंबर 3 हमने आपको समझाया है, या तो सॉरी कंडीशन नंबर 2 कि पीई डिवाइड बाई पूरा, वैसे ही पी एफ डिवाइड बाई पूरा, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। अब ये कैसे हमको पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन को देखो कि आपको साबित क्या करना है। आपको साबित करना है ए एम और डिवाइड बाई ए बी पूरा साबित करना है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे कि ए एम बाई पूरा ए बी, है ना, ऐसा हम जानते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये जो लाइन है बच्चों यदि हम इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं तो इस वाले ट्राइंगल में यदि ए एम बाई एम बी कह रहे हैं तो इस साइड में क्या है हमारा ए एल, और बाई फिर से हम पूरा कर देंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा, है ना। 1 मिनट प्लीज। हाँ तो वापस देखना है बच्चों, तो समझना क्या है हमें कि ए एम बाई ए बी है हमारा, ए एम बाई पूरा आ गया ए बी, तो इधर ए एल बाई ए सी आ जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, ए एल बाई ए सी लिख देंगे। वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गया है। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे इसी प्रकार एक और त्रिभुज आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, इस त्रिभुज का नाम है ए डी सी। तो लिखना है इसी प्रकार ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में क्या सोचना है, तो ए एन बाई पूरा मतलब क्या हो जाएगा, ए एन डिवाइड बाई ए डी हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, तो ये है ए एल बाई पूरा ए सी। तो यहां भी लिख देते हैं ए एल बाई ए सी। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बच्चों गौर से देखो, यदि राइट साइड इक्वल आपको नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राइट साइड इक्वल है। तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने इस चीज को सक्सेसफुली प्रूफ किया है, और आप गौर से देखेंगे तो यही चीज हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ आपको लिख देना है प्रूफ। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत ही आसानी से एकदम आराम से बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है, अवलोकन करना है कि क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है। यदि ए एम बाई ए बी बोला है, ए एम बाई ए बी एक्चुअली में हुआ क्या है आप यहां पर भी देख से समझ सकते हैं। बनाने से पहले आपके दिमाग में सॉल्यूशन आने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत आराम से बनाते हैं। ए एम बाई ए बी और फिर इधर लिखेंगे तो ए एल बाई ए सी। इस ट्राइंगल में भी ए एल बाई ए सी तो काम आ ही रहा है, तो ए एन बाई ए डी भी इसके लिए हो जाएगा। तो यदि ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए काम आ रहा है, तो यदि ये दोनों के लिए काम आ रहा है तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसे कोशिश किए हैं कि हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए इस बार आपके सामने फिर से ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या है बताना है। कहता है डीई एसी के इक्वल में है। बताओ, सॉरी इक्वल नहीं है, समांतर है, मतलब डीई पैरेलल है एसी के। गौर से देखो डीई जो है बच्चों, ये डीई का है भाई, हाँ डीई ये वाला लाइन जो है, ये पीली वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपका एसी के समांतर है। वेरी गुड। और डी एफ ए ई है, डी एफ ए ई के पैरेलल में जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई, गौर करना है, बी एफ बाई एफ ई, ठीक है, यहीं तक बस इतना। बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू व्हाट, तो बी ई कहाँ है भाई, तो बी ई और डिवाइड बाई आपका बी सी पूरा करना है, सॉरी ई सी कर रहा है ना, मतलब यहां से यहां तक। देखो एक साइड में हमारा यहां से यहां तक बी एफ बाई
एफ ई, ठीक है, ऐसा कर रहा है हमको। और दूसरे साइड में करना है बी से लेकर के ई तक, बी से लेकर के ई तक, यहां से यहां तक, और फिर यहां से लेकर के यहां तक। कैसे कर सकते हैं, जरा सोचो कैसे कर सकते हैं इस चीज को, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, आसानी से हम बना सकते हैं यदि आप गौर करें। लिखेंगे सबसे पहले दिया है ना, दिया क्या है वो तो आपको पता है, कौन कौन सा पैरेलल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम सीधा सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, देखो यदि हमको इतने में से लेना है तो क्या इतने में से कोई ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान देना है बोर्ड पर, है ना, इतने में से कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, एकदम ध्यान से, है ना। यदि हमको बी एफ बाई एफ ई करना है तो यहाँ पर भी बी डी बाई आपका डी ए करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हम इस वाले ट्राइंगल में लेंगे, तो ट्राइंगल का नाम है ए बी ई, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई में। क्या ए बी ई ट्राइंगल में कुछ ऐसा है जो पैरेलल दिया हुआ है बच्चों, तो ध्यान देना है, ये ग्रीन लाइन इस ग्रीन लाइन के इक्वल में है। इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ ए ई के सॉरी डी एफ जो है हमारा ये पैरेलल दिया हुआ है किसके, ए ई के पैरेलल में दिया हुआ है। इसलिए हम ऐसी बात कह सकते हैं कि बी एफ इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, बी एफ इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू व्हाट, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लिखेंगे बी डी और डिवाइड बाई ए डी। तो लिखो बच्चों बी डी और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा। इसे आप मान लें इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप खुद से सोचो, क्या आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, और क्या ये आपको बता रहा है कि यदि दूसरे लाइन में हमको क्या करना है, यहाँ बी ई डिवाइड बाई ई सी करना है, मतलब ये बड़ी वाली ट्राइंगल को गौर से देखना है, तो बी ई बाई ई सी करना है, तो हमको इसके हिसाब से पैरेलल लाइन को सोचना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से कौन सा सोचेंगे, तो ये देखो, ये पीली लाइन जो आपको दिख रहा है, इस पीली लाइन को देखो गौर से। अभी आप क्या करो, इसके लिए मैं आपके लिए काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो है इसको आप भूल जाए एक पल के लिए, है ना, इसको हम भूल जाते हैं। यदि हम इसको भूल जाते हैं तो अब गौर से देखो, यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यदि हम बी ई डिवाइड बाई ई सी करना चाहते हैं, यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हो जाएगा बी डी बाई डी ए, वही जो कि अभी अभी हमारे सामने ऑलरेडी पहले से। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन, तो इस हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम लिखेंगे क्या, ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, तो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, बड़ी वाली ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में कौन कौन सा पैरेलल दिया है, तो पैरेलल दिया है डी ई पैरेलल है ए सी का, ठीक है ना, मतलब डी ई पैरेलल हो गया ए सी का। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि बी ई डिवाइड बाई ई सी, बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यदि यहां पर हम गौर करें, यदि ये यहां से यहां है तो यहां पर भी यहां से यहां होगा, मतलब बी डी बाई डी ए, यहाँ पर भी लिखो बी डी बाई डी ए या तो ए डी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को गौर से फरमाओ, गौर दो इस पर और ध्यान दो, तो आपको समझ में आता है कि राइट साइड इक्वल नजर आ रहा है। यदि राइट साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है, मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई और डिवाइड बाई ई सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से दोनों जो है हम लोगों ने सक्सेसफुली प्रूफ किया है जो हमें करना था, मतलब बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ठीक है। तो बोलो कैसा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ध्यान से देखना है, किसके ऊपर, फिगर के ऊपर देखना है कि क्या हम ऐसा कोई रिलेशन बना सकते हैं ताकि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर से हम लोगों ने देखा कि ये जो लाइन था, ये लाइन, ये दोनों ट्राइंगल के लिए बिल्कुल कॉमन था, जिसके वजह से हम इसे प्रूफ कर पाए हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, एक बार फिर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिमाइंड करो और फिर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बच्चों आते हैं आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और आज का क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई डीई जो है ना ये ओ क्यू के समांतर है, मतलब देखो गौर से, तो डीई ये ग्रीन लाइन इसके समांतर दे रखा है, वेरी गुड, और रेड लाइन जो आपको है बच्चों डीएफ ये ओ आर के समांतर दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है ना। तो कहता है दर्शाना है आपको कि ईएफ जो है, ये जो ईएफ है ये इसके समांतर है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है आपको, पहले ये समझना है कि ईएफ को क्यू आर के समांतर यदि साबित करना है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि पीई बाई ई क्यू बराबर में पी एफ बाई एफ आर। यदि हम इन दोनों का अनुपात को समानुपात कर दे, उन दोनों को आपस में बराबर कर दे, तो हम इसको और इसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। अब यही सबसे पहली चुनौती है आपके सामने कि पीई बाई ई क्यू कैसे कर सकते हैं, वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने पीछे किया था। अब देखो हल कैसे करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं हल को सीधा।
ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ट्राइंगल ढूंढो कि हम कैसे करें कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। इसके लिए एक कॉमन लाइन ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें दिख रहा है। हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं PQO। ठीक है बच्चों, तो लिखना है ट्राइंगल PQO में। इस ट्राइंगल को गौर से देखो, PQO, तो इसमें ये ग्रीन लाइन इस ग्रीन लाइन के पैरेलल में है, समांतर में है, मतलब हम लिखेंगे ED जो है ये आपका पैरेलल है। ED कहाँ है भाई, तो यहाँ पर तो यहाँ है, तो DE बोलो या तो ED बोलो, एक ही बात है। तो DE जो है ये पैरेलल है किसके, OQ के पैरेलल में। ठीक है, यदि ऐसा हुआ आप एक पल के लिए इसको भूल जाए। ठीक है, इसको आप भूल जाए, इस लाइन को आप भूल जाए। यदि आप इसको भूलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि PQO, यदि यहाँ पर ये इसके पैरेलल में है, मतलब PE डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू PD डिवाइड बाई DO। ऐसा हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है, हम समझ चुके हैं। देखिए, तो हम क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे PE डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू व्हाट, तो PD DO, है ना। तो ऐसा हम लिखेंगे PD डिवाइड बाई DO। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार। अब उस तरफ से आप सोचो, वापस से आपको एक काम करना होगा, इसे भूल जाना होगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो इस बार हम लोग किसको लेंगे, इस बार लेंगे POR को। यदि आप POR ट्राइंगल को लेते हैं तो गौर से देखना, ये इसके पैरेलल हो चुका है। इसका मतलब PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO, वापस से वही आ गया, है ना। इसका मतलब कैसे बनाएंगे, गौर से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे ट्राइंगल POR में। ट्राइंगल POR में कौन किसके पैरेलल दिया हुआ है, रेड लाइन के, मतलब DFOR। तो लिखो कि DF जो है ये पैरेलल है किसके, OR का। यदि ऐसा हुआ तो आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि PF बाई FR, लिखो PR बाई FR, है ना बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा PD बाई DO। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका PD और बाई DO। इक्वेशन नंबर 2 गौर से देखें, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? समीकरण 1 और 2 आपको कुछ समझा पा रहा है? बिल्कुल, कि इधर जो है आपका राइट साइड इक्वल है, वापस लेफ्ट साइड इक्वल होगा। मतलब ये कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PR बाई FR। अब यदि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि सर PE बाई EQ बराबर हो चुका है PF बाई FR, ऐसा तभी होता है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता। इसका मतलब ये हुआ, यदि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो गया है, इसका मतलब EF और QR आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया है। कैसे? क्योंकि यदि ये पैरेलल नहीं होता तो ये समान अनुपात में कभी बढ़ ही नहीं सकता, और यदि बढ़ता तो ये इक्वल नहीं होता। लेकिन यदि ये इक्वल है तो लिख सकते हैं अतः हम क्या लिख सकते हैं कि EF QR के, EF जो है बच्चों ये पैरेलल है किसके, तो QR के। ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलता है प्रमेय नंबर 6.2 से, मतलब उसका उल्टा वाला, है ना। यदि ये दोनों आपस में समानुपाती है और बराबर भी है तो ये पैरेलल हो जाता है। ये प्रमेय नंबर 6.2 से पता चलता है, और यहां हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बोलो कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में, क्या आपको मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में? एकदम ध्यान से, केवल थेल्स प्रमेय समझना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और नहीं समझे हो तो उस कक्षा में पहुंच जाओ फटाफट जहां पर हमने आपको थेल्स प्रमेय को समझाया है। थेल्स प्रमेय एक बार समझ लेने के बाद किसी भी बच्चे को ये सारे क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो कंजूस ना बनो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। और उन बच्चों को फॉरवर्ड करना कभी मत भूलना जिसे इसकी जरूरत है, आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो उसे आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।